Hello everyone, this is Aditya Ashtika and I welcome you all to AI Experts Edge where we are here for the discussion of CET previous year paper of slot 2 which was conducted on 9th March. So उसी के वर्बल एबिलिटी सेक्शन को हम इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं. So let's start. अगर एक क्विक ओवरव्यू दूं पेपर का लेवल कैसा था, आई विल से इट वाज इजी टू मॉडरेट. ओके, कंसिडरिंग स्लॉट वन का जो लेवल है वो इजी ही था या वो भी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस कुछ यू कैन से स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर सकते हैं. बिल्कुल उसी तरह का ये पेपर था. सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है. पहला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रामर विच सेज व्हाट. अगर देखा जाए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लिखा है ही विल नेवर सक्सीड however hard he will try. Now when talking about such questions, he will never succeed लिखा हुआ है और आगे however लिखा है. however is a word which is acting as a conjunction here. और जब ऐसा हो रहा है कि he will never succeed तो however चाहे वो कितना भी ज्यादा, मतलब एक तरह से कंडीशनल वर्ड की तरह काम करेगा. एंड whenever a conditional word comes in तो उस केस में दोनों क्लॉजेस में फ्यूचर नहीं आ सकता, या ऐसा समझो दो फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते एक सेंटेंस में इफ दे आर कनेक्टेड विद अ कंडीशनल वर्ड. ओके, या तो कनेक्ट हो रहा है एंड वगैरह से तो अलग बात है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट हो रहा है तो वी हैव टू वरी, बिकॉज ऐसी चीजें दोनों के दोनों सेम टाइप के टेंस में कनेक्ट नहीं हो सकते. दो फ्यूचर साथ में आ ही नहीं सकते. दो विल, दो शैल, दो वुड, ये नहीं आ सकता. अगर आता है तो आपका खून खोल जाना चाहिए, बस इतनी चीज को याद रखना, ठीक है. तो यहाँ खून खोलना चाहिए सभी लोगों का. ही विल नेवर सक्सीड और हाउएवर हार्ड ही विल ट्राई नहीं. हाउएवर हार्ड जब भी ऐसा होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर कहीं आया है या फ्यूचर का कोई भी केस आया है तो कंडीशनल वाला जो क्लॉज है उसमें सिंपल प्रेजेंट आता है अगर मॉडल विल या शैल है. इफ द मॉडल इज वुड तब यहाँ सिंपल पास्ट आता. बट अभी विल है तो इट इंडिकेट्स प्रेजेंट टेंस कमिंग इनटू प्ले. तो हाउएवर हार्ड ही ट्राइज होना चाहिए, ही ट्राइड नहीं. ट्राइड कब सही होता है? अगर लिखा होता है ही वुड नेवर सक्सीड तो हाउएवर ही ट्राई, हार्ड ही ट्राइड सही हो जाता. हाउएवर हार्डली, हार्डली अलग होता है. हार्डली मतलब होता है बड़ी मुश्किल से. यहाँ पे कितनी भी वो मेहनत कर ले उस सेंस में हो रहा है तो हार्डली नहीं चाहिए. हाउएवर हार्ड ही ट्राइज हो सकता है. और क्या ऑप्शन है देखे तो उसके अलावा और ऑप्शन लिखा है हाउएवर हार्ड ही ट्राई. नहीं, ट्राई नहीं हो सकता. ही बीइंग सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर क्वेश्चन लास्ट में ऐसा आना चाहिए. और नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ही विल लिखा था. तो 100% श्योर आवर आंसर शुड बी व्हाट? आवर आंसर शुड हियर बी ऑप्शन सी, हाउएवर हार्ड ही ट्राइज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, जो कह रहा है आई डोंट नो अ लिटिल अबाउट योर प्लान. क्वेश्चन टैग से फिल करना है. तो आई डोंट नो अ लिटिल अबाउट योर प्लान, तो क्वेश्चन टैग बहुत इजी होता है. ही विल प्ले क्रिकेट, इसका बनाना है तो हम बनाते हैं विल का नॉट फॉर्म यानी कि वॉन्ट और फिर ही. बस वैसे ही यहाँ करना है. आई डोंट नो तो वहां पे डोंट का हो जाएगा. पॉजिटिव वे में अगर देखना है तो डू आएगा और आई लिखा ही है तो डू आई आ जाएगा. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए. बस इतनी सी चीज है. तो डू और सब्जेक्ट आई है तो डू आई हो जाएगा, विच इज विजिबल इन द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ. विल आई नहीं होता, विल आई कब होगा? आई विल नॉट नो अ लिटिल अबाउट योर प्लान ऐसा होता तो विल आई हो जाता. डिड आई डिडंट नो होता तब डिड आई आता तो वो भी नहीं हो सकता. बाकी ऑप्शन भी वहां पे सेट नहीं होते. वॉज आई वॉज अवेयर ऐसा होता तो वॉज आई वॉज नॉट अवेयर होता तो वॉज आई आता है. इज तो आ ही नहीं सकता आई के केस में. ओके, तो इज आई ऐसे भी सही नहीं होगा. आंसर शुड बी नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लिखा है ऑब्फस्केट. क्या करना है? ऑब्फस्केट का सिनोनिम बताना है. बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग. ऑब्फस्केट का मतलब क्या है? ऑब्फस्केट मींस होता है ऑब्सक्योर होना, समथिंग दैट इज नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब कुछ ऐसा जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा. इसके हिसाब से अगर हम चले तो वी हैव द ऑप्शंस कलेक्ट. नहीं, कलेक्ट जो है ऑब्फस्केट से कोई लेना देना नहीं रखता. कैप्चर, कैप्चर कर लेना किसी चीज को, कैप्चर कर लेना वो भी यहाँ पे नहीं सेंस बना था. कन्फाइन मतलब लिमिट कर लेना वो भी नहीं. रिवील कुछ जो है रिवील करना वो भी नहीं हो सकता, या किसी चीज का खुलासा करना वो भी नहीं हो सकता. सो कंफ्यूज इज अवेलेबल हियर, सो कंफ्यूज शुड बी योर आंसर, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया ऑपोजिट का मतलब होता है टू यू कैन से क्रिएट कंफ्यूजन. ठीक है, ऑब्सक्योर कर देना किसी चीज को उतने क्लियरली एक्सप्रेस ना करना. कंफ्यूज विल बी द परफेक्ट चॉइस. ओके, बेस्ड ऑन दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा है. म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो. तो बेसिकली ऐसे में सेरेनेड वो टर्म होता है. आप लोगों ने देखा होगा ऐसे काफी लोग करते हैं जो है किसी के खिड़की के नीचे जाके गाना गा रहे हैं या कुछ यू कैन से गिटार बजा रहे हैं. आई गेस इमरान हाशमी की किसी मूवी में ऐसा देखा है.
है ना, जहाँ पे वो जो भी एक्ट्रेस है वो रहती थी किसी जगह और वो वहां नीचे जाके गाना बजाता था, ऐसे में दैट इज टर्म्ड एज सेरेनेड। ओके, सेरेनेड। लिरिक, लिरिक एक तरह की पोयम होती है। ओके, एक तरह की पोयम होती है। देन विच कैन ऑल्सो बी, यू कैन से संग एज सॉन्ग। सोनेट, सोनेट शेक्सपियर के उसमें काफी मिलते थे प्लेज वगैरह में। सोनेट एक तरह की 14 लाइन पोएम होती है जिसमें राइमिंग कुछ अलग टाइप का आता है, मतलब ऐसा राइम होता है ए बी ए, मतलब जो एक फिक्स्ड टाइप का राइम फॉलो नहीं करता। प्राइमो का मतलब होता है जो प्राइम है, फर्स्ट या फॉरमोस्ट है किसी मामले में। एंड देन वी हैव लिमरिक। लिमरिक भी एक तरह की पोएम ही होती है, 5 लाइन पोएम, जिसमें कि आई गेस ए बी ऐसा उसका वो चलता है, राइम चलता है। एंड इसमें मोस्टली 2 लाइंस जो है थोड़ी लंबी होती है, आई गेस फर्स्ट एंड थर्ड, और बाकी छोटी होती है। इस तरह से वो बनाया जाता है, दैट इज लिमरिक। तो ये सब किसी तरह की पोएम्स के अलग अलग वर्जन्स है। बट सेरेनेड इज अ म्यूजिक सॉन्ग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सनस विंडो, दैट इज टर्म्ड एज सेरेनेड। आगे लिखा है पेस्की। अब पेस्की का क्या बताना है, अगेन सिनोनिम ही बताना है। पेस्की का मतलब होता है कुछ भी ऐसा, समथिंग दैट इज ट्रबलसम। ओके, समथिंग दैट इज ट्रबलसम, जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दे, फ्रस्ट्रेट कर दे। तो ऐसे में प्लेजेंट नहीं हो सकता, वी नीड अ सिनोनिम, राइट? यस। तो नेगेटिव वर्ड होता है पेस्की एंड वी नीड अ नेगेटिव वर्ड हियर। प्लेजेंट बीइंग पॉजिटिव कैन नॉट बी द आंसर। सडन, सडन हो गया, कुछ सडनली हो गया, ठीक है, बट सडन भी सेंस नहीं बनाता। शॉकिंग, शॉकिंग अलग होता है, शॉकिंग है नेगेटिव ही बट नॉट द वे वी वांट। एनोइंग, यस, इरिटेटिंग, एनोइंग, ट्रबलसम परफेक्टली फिट होता है। और क्या यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, देखें तो सूदिंग, सूदिंग मतलब जो काम करते पॉजिटिव है, तो वो वैसे भी नहीं आ पाएगा। So the correct answer here should be what? Correct answer should be annoying. Okay, annoying is the correct choice. Next की तरफ चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट तो यहाँ पे annoying will be marked as the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा, देखे। So the next question says Reena dash a taste for poetry in the company of her cousin. तो कजिन के साथ रहते रहते उसने भी वर्ड डेवलप कर दिया, टेस्ट ऑफ पोएट्री डेवलप कर दिया। तो ऐसा बोल रहे हैं, डेवलप टाइप का कोई वर्ड चाहिए। लर्न द टेस्ट ऑफ पोएट्री नहीं, यू कैन नॉट लर्न अ टेस्ट ऑफ पोएट्री। यू मे लर्न पोएट्री बट यू कैन नॉट लर्न अ टेस्ट ऑफ पोएट्री। डेवलप करने की बात है, कल्टिवेटेड हो सकता है, कल्टिवेटेड चलेगा। फॉस्टर्ड का मतलब होता है एनकरेज करना, यू कैन नॉट एनकरेज अ टेस्ट ऑफ समथिंग। इम्बाइब का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना, दैट आल्सो डजंट फिट इन हियर। एंड मेड अ टेस्ट ऑफ पोएट्री, वो भी सेंस नहीं है। तो करेक्ट आंसर शुड बी कल्टिवेटेड इन द सेंस ऑफ डेवलप्ड। ओके, यू डेवलप अ टेस्ट ऑफ समथिंग, ऐसे में डेवलप के सेंस में कल्टिवेटेड परफेक्टली फिट भी होता है। आगे चलते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट की तरफ चले। तो नेक्स्ट लिखा है ही वाज एस्टनिश्ड डैश द सैड न्यूज। एस्टनिश्ड एक ऐसा वर्ड है जैसा कि सरप्राइज्ड, पजल्ड, एस्टनिश्ड, ये सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है। ओके, एस्टनिश्ड एट समथिंग होता है, तो एस्टनिश्ड एट हो जाएगा, एस्टनिश्ड एट। और कौन से वर्ड्स होते हैं जो इस तरह से एट लेते हैं, एस्टनिश्ड हो सकता है। ओके, आई वॉज सरप्राइज्ड एट समथिंग अगर मैं बोल रहा हूँ, तो सरप्राइज्ड एक ऐसा वर्ड होता है, सरप्राइज्ड। पजल्ड यूज हो सकता है, पजल्ड, बैफल्ड। तो ये सब जो भी इस टाइप के सिनोनिमस में जाएंगे, सरप्राइज्ड, पजल्ड, एस्टनिश्ड, जिसमें हमें धक्का लगता है बेसिकली, तो या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उस टाइप की चीजों में एट जाएगा। ओके, एट जाएगा। तो ही वाज एस्टनिश्ड एट द सैड न्यूज। नेक्स्ट लिखा है डाइफी। डाइफी का मतलब होता है, एक वर्ब फॉर्म में आता है। डाइफी मतलब किसी की पूजा करना, किसी को भगवान मान लेना। जैसे कि हमारे यहाँ काफी लोग जो है बॉलीवुड या कह सकते हो किसी भी तरह के सेलिब्रिटी को डाइफी करते हैं, वर्शिप करते हैं ना। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को पूजा जाता था, भगवान बोला जाता था क्रिकेट का। तो वैसे ही डाइफी का मतलब है वर्ब जो है इस फॉर्म में जाएगा। तो वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है टू वर्शिप समवन। वर्शिप ऑप्शन में है, बिल्कुल है, वो अपने आप में आंसर हो जाएगा। परमिट या सेलेक्ट या रिजेक्ट या डिस्पाइस नहीं हो सकता। वर्शिप विल बी द परफेक्ट चॉइस। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। डाइटी वर्ड होता है DEITY, तो वो डाइटी नाउन फॉर्म में हो जाता है। डाइफी लिखा है तो ये वर्ब उसी का, डाइटी मतलब कोई देवी वगैरह हो सकते हैं, देव देवी वगैरह। ओके, और डाइफी उसी को वर्शिप करने के सेंस में जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सही। नेक्स्ट लिखा है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, तो बेसिकली व्हाट डज दैट मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। ये एक ईडियम है एंड दैट ईडियम स्पेशली स्पॉन्ज, इसको इस वे में समझ सकते हैं हम। बॉक्सिंग रिंग में अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो बॉक्सिंग रिंग की बात होती है। बॉक्सिंग रिंग में आप लोगों ने देखा होगा जब बॉक्सिंग हो रही होती है दो फाइटर्स के बीच में, तो एक स्पॉन्ज
या स्पॉन्ज मतलब एक तरह का कपड़ा होता है जो उनको पोंछने के लिए, उनका पसीना वगैरह पोंछने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई बॉक्सर बहुत ज्यादा पिट रहा है, बहुत ज्यादा उसको मार पड़ रही है, ऐसे में वो या उसका मैनेजर वो स्पॉन्ज अगर रिंग में फेंक देता है तो उसको बोला जाता है कि मतलब अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है, ही हैज गिवन अप। तो गिव अप या सरेंडर इन अ कॉन्टेस्ट, तो उस सेंस में ये यूज किया जाता है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। द करेक्ट आंसर शुड बी टू सरेंडर और गिव अप अ कॉन्टेस्ट। टू बिकम अटरली डिसअपॉइंटेड, नो वे। ओके, टू ऑफर अ चैलेंज नहीं, चैलेंज नहीं, उल्टा थ्रो अप द स्पॉन्ज, क्योंकि वो डाल दिया तो रिंग में जब ऐसा डाल दिया जाता है दैट मींस यू हैव गिवन अप। जैसे आप लोगों को याद होगा WWE, आप लोग देखते होंगे बचपन में, तो व्हाइल यू आर वाचिंग WWE में क्या होता था, ऐसे कोई गिर गया और फिर उसके बाद जो है उसको बिल्कुल मारे जा रहा है, तो बाद में वो लास्ट में ऐसे 3 बार जमीन पे इस तरह से धक 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 ऐसा मार देता था, तो वहां पे रेफरी ओवर कर देता था गेम, है ना। या मतलब बेसिकली हाँ मोस्टली ऐसे ही होता था। वैसे तो पैर ऐसे ऊपर करके किया जाता था, बट अगर जैसे चोक कर दिया किसी तरह से, उसने ऐसा कर दिया तो गिव अप हो जाता था। वैसे ही टू थ्रो ऑफ द स्पंज बॉक्सिंग रिंग में इस तरह से चलता है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हैंग। बेल्स जहां हैंग करते हैं चर्च के पार्ट में अलग अलग जो है नाम दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चर्च जो होता है घंटा घर, ओके, उसमें अलग अलग ऐसे पार्ट्स आते हैं। जैसे मीनारेट तो अलग है, मीनारेट मॉस्क के केस में यूज होता है, मॉस्क का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मंजर होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। बेलफ्री, बेलफ्री हो सकता है, बेल के लिए जो यूज होता है बेलफ्री होगा, ठीक है। और देन वी हैव चैपल। चैपल क्या होता है, चैपल चर्च में एक रूम को बोला जाता है जहाँ प्रेयर्स ऑफर की जाती है। देन वी हैव स्पायर और लैंटर्न। तो बेसिकली मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली कुछ समझा पाऊँ तो ऐसा होता है, जैसे ये चर्च का वो बिल्डिंग, चर्च की बिल्डिंग है, तो इसमें एक पार्ट ऐसा होता है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे जस्ट गिव मी 1 मिनट, जैसे कि अगर मैं इधर से बताता हूँ, ओके, सो ये जो पार्ट है इसमें एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे ये लैंटर्न बोला जाता है। लैंटर्न वैसे ऊपर होता है, सबसे नीचे जो है वो रूम वगैरह रहेगा, चैपल जैसे इसमें रह सकता है वो रूम वगैरह जो रहेगा इधर, ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर बेलफ्री होता है, यहाँ पे बेल्स हैंग किए जाते हैं, घंटा जो है टांगा जाता है, बेलफ्री। उसके ऊपर यहाँ लाइट लगाई जाती है, तो दैट इज टर्म्ड एज लैंटर्न। फिर उसके बाद ये जो कोना ऐसा होता है इस टाइप का नोक वाला पार्ट होता है, इसको स्पायर बोला जाता है, ठीक है, स्पायर बोला जाता है। और बाकी मीनारेट जैसे कि मैंने बताया, दैट इज ऑल रिलेटेड टू मॉस्क। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो अगला क्वेश्चन लिखा है ओपन रेबिलियन ऑफ सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग दिए, और यही कारण है मैंने इसको मॉडरेट में रखा है, क्योंकि ऑप्शन सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं रिबेलियन के लिए ही यूज किया जा रहा है, बगावत के लिए यूज किया जा रहा है। सेडिशन वही होता है, रिवॉल्ट वही, रिवॉल्ट में भी कहीं ना कहीं आगे जाके रिवॉल्यूशन अगर आता है या रिवॉल्ट होता है, क्रांति, तो वो उसमें कहीं ना कहीं ये बगावत शामिल जरूर रहेगी। म्यूटिनी भी बगावत से रिलेटेड रहेगा, रिवॉल्यूशन लिखा है, और एनार्की मतलब अराजकता से रिलेटेड जो वर्ड होता है। बट यहाँ कैसे हम आंसर चूज करेंगे, सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन दिस कॉमन नाउन। ओपन रेबेलियन तो काफी कुछ हो सकता है, मतलब उसमें उसके लिए काफी सारे वर्ड्स हैं, बट दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। तो जब सोल्जर्स हैं या सेलर्स हैं वो ओपन रेबेलियन करते हैं तो उसको बोला जाता है म्यूटिनी। क्या बोला जाता है, म्यूटिनी बोला जाता है फॉर दोस केसेस जहाँ सोल्जर्स या सेलर्स जो है वो बगावत कर देते हैं, तो वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं म्यूटिनी। ओके, लोगों द्वारा किया जाता है तो जो है अलग अलग ऐसे वर्ड्स हैं कि किसके द्वारा किया जा रहा है रेबेलियन या रेबेल, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। राइट नाउ म्यूटिनी विल सेटिस्फाई द आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इम्पीड आ रहा है। इम्पीड का मतलब होता है किसी तरह का हर्डल, तो हर्डल के लिए थ्वार्ट वर्ड हो सकता है, स्कोल्ड हो सकता है। वेट वेट वेट, ओके, अपोजिट पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ना है, एल्स यू मे रीड इट दैट वे। इम्पीड का मतलब होता है किसी तरह का हर्डल बीच में करना। इम्पीड किसी तरह से जो है हर्डल ला देना, यू कैन से जब ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाता है किसी चीज को, ऑब्स्ट्रक्ट या हर्डल लगाया जाता है तो उसके इसमें इम्पीड का यूज होता है। ऑप्शंस है एडवांस, थ्वार्ट, स्कोल्ड, रिटार्ड और स्टाइमी। आउट ऑफ दिस द बेस्ट फिट इज, क्योंकि अपोजिट चाहिए, ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब रोक दिया आपने, और वहीं दूसरी तरफ आप जाने दे रहे हो आगे, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए क्या, आंसर होना चाहिए एडवांस। एडवांस विल बी द परफेक्ट चॉइस। थ्वार्ट भी वही होता है, स्कोल्ड किसी को डांटना फटकारना नहीं। ओके, रिटार्ड मेंटली रिटार्डेड जैसे बोलते हैं, अगेन कुछ प्रॉब्लम के हिसाब से यूज किया जाता है।
यस टाइमी भी यहाँ पे फिट नहीं होता, तो करेक्ट आंसर शुड बी एडवांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। एन अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। विंडफॉल, बून, फॉर्चून, ब्रेक थ्रू एंड ओपुलेंस। ओपुलेंस मतलब होता है समृद्ध होना या समृद्धि होना, नहीं हो सकता। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब जैसे किसी को कुछ एक ब्रेक थ्रू मिलता है, ओके, जैसे किसी आर्टिस्ट को, किसी एक्टर को अगर ब्रेक मिलता है, उसमें ब्रेक थ्रू एक तरह से मिलता है, मतलब जहाँ से वो अपने एक शुरुआत कर सकता है, नई शुरुआत कर सकता है। वो फॉर्चून मतलब लक होता है, बट इट इज टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट लक, इट इज अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। तो बून भी नहीं, बून वरदान हो जाएगा, करेक्ट होना चाहिए विंडफॉल। विंडफॉल क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि किसी जगह ऐसा मूवी में देखा होगा जहाँ पैसे ऊपर से ऐसे बरसते हैं। धूम 3 अगर आपने देखी होगी, धूम 3 में जब बैंक लूटता है वो आमिर खान, तो वो क्या करता है, वो सारे पैसे जो है ऐसे लुटा देता है इस तरह से ऊपर से। तो हवा, अब भाई जो वहां पे खड़ा है उसके लिए तो दैट इज लाइक अ मतलब अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक। उसको क्या पता था मैं यहाँ से उधर रहा और ऐसे पैसे आ जाएंगे। तो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक दैट इज टर्म्ड एज विंडफॉल। ओके, ये होता है विंडफॉल, क्योंकि हवा से ही वो गिर रहे होते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट टॉक्स अबाउट, okay, now this is a grammatical question जहाँ पे लिखा हुआ है direction for the question in the following question 5 sentences are given out of which 4 are incorrect and 1 is correct. Choose the one which is correct. She is the better of the two girls, she is better of the two girls, she is the best of the two girls. तो अगर टू की बात है तो ये बात तो तय है कि बेस्ट नहीं आ सकता, इट शुड बी बेटर। ओके, नाउ बेटर व्हेन नॉर्मली यूज्ड टेक्स दैन, ठीक है, बेटर अपने साथ दैन लेता है, तब द नहीं लगता बेटर के साथ। बट जैसे सुपरलेटिव डिग्री में द लगाया जाता है, इसके पीछे का एक्चुअल रूल क्या है? जब भी बात सिलेक्शन की हो रही है, सिलेक्शन के केस में कंपैरेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, वी यूज द बिफोर दैट एडजेक्टिव। ओके, इसके हिसाब से शी इज द बेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स चलेगा। अगर ऑफ द 2 गर्ल्स लिखा है तो बेटर लगेगा और द फिर भी लगेगा, तो शी इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स चाहिए हमें, करेक्ट। शी इज द बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स सही है। शी इज बेटर, यहाँ द मिसिंग है। ध्यान रखना, बेटर जब दैन लेके डायरेक्ट कंपैरिजन शो करता है तब हम द नहीं लगाते। शी इज द बेटर देन हर सिस्टर गलत है, शी इज बेटर देन हर सिस्टर। बट जब ऑफ द 2 सिलेक्शन की बात होती है, इन केस ऑफ सिलेक्शन वी यूज द बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री एज वेल। ओके, शी इज द बेटर ऑफ 2 गर्ल्स ऑफ द 2, यहाँ पे द मिसिंग है, और शी इज बेटर ऑफ द 2 गर्ल नहीं हो सकता, गर्ल्स चाहिए तभी जाके सही होगा। आंसर शुड बी ओनली 1, यानी कि ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे क्या है देखा है, ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट ऑन अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग आउट, ऑन नहीं होगा, गोइंग आउट, यू गो आउट ऑन अ मॉर्निंग वॉक नहीं, यू गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यू गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, नॉट ऑन अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। सो गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक वहां पे होना चाहिए, तो ऑन गलत है, सी पार्ट में एरर मार्क किया जाएगा, एंड सी यहाँ अवेलेबल है बी ऑप्शन में, वही आपका आंसर मार्क किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे लिखा है फेटर। फेटर का क्या करना है, नियरेस्ट टू द अपोजिट। फेटर का मतलब क्या होता है, चेन्स, शैकल्स, जिस बेड़ियां जिससे कि किसी को बांध दिया जाता है। फेटर व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब, तो बंधन के रूप में किसी को बांध देना के सेंस में यूज किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट वी हैव द ऑप्शन डिस्ट्रैक्ट करना, किसी को जो है जब हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके पथ से भटका रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्ट, नॉट पॉसिबल। लिबरेट, हमें क्या करना है, अपोजिट बताना है, तो बंधन में बांधे रखना और वहीं दूसरी तरफ छोड़ देना, फ्रीडम दे देना, लिबरेट कैन बी पॉसिबल हियर। ओके, देन वी हैव एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, EX वर्ड जब भी लगता है, ध्यान रखना, whenever we are talking about the word EX की बात जब भी होती है, EX एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है आउट। EX एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आउट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एग्जिट लिखा है कहीं पे, तो एग्जिट मतलब क्या होता है, वे टुवर्ड्स आउट, आउटसाइड, है ना, वहां हो गया। एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, जब बाहर कुछ जो है भेजा जाता है, देश के बाहर भेजा जाता है, वो हो जाता है एक्सपोर्ट, आउटसाइड। ओके, ऐसे ही एक्सप्रेस, इफ आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स रिगार्डिंग समथिंग, तो ऐसे में प्रेस और बाहर की तरफ प्रेस कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ वो निकाल रहे हैं, अगेन सेम थिंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो EX आता है। इवन अगर आपके लाइफ में कोई एक्स रहा या रही होगी, तो वो भी एक्स नाम क्यों दिया गया उसको, जो अब हमारी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वो अब हमारी लाइफ से आउट हो चुका या हो चुकी है। ओके, तो दैट इज द रीजन वाई। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एग्जैजरेट,
मतलब कुछ ज्यादा जो है बड़ा चढ़ा के बोल देना, आउट ऑफ लिमिट टाइप का। ठीक है, एक्सीड मतलब जब लिमिट से ऊपर हो जाए, एक्सेस या एक्सीड, ऐसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एक्सोनरेट का मतलब क्या है? क्या एक्सोनरेट, एक्सो वर्ड आ रहा है। एक्सो इफ यू रिमेम्बर एक डिश वॉश बार आया था कुछ आज से 10-15 साल पहले, और उनकी एड जो पहली बार आई थी तो वो इट हैड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। एक्सो, खैर हमें बस इससे याद रखना है, एक्सो एक डिश वॉश बार था। तो वो क्या करता है? गंदगी साफ कर देता है। एक्सोनरेट का मतलब भी होता है दोष मुक्त कर देना। ओके, जब when you prove that someone is not guilty of the crime, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है, वो होता है एक्सोनरेट। तो वो फैक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, अपोजिट के रूप में। रिस्टोर मतलब वहीं पे वापस रखना, रिस्टोर। कन्फाइन का मतलब भी लिमिट होता है, शाकल्स में बांधना हो जाएगा। सिनोनिम के रूप में कन्फाइन जा सकता था, बट एंटोनिम में करेक्ट होगा लिबरेट, यानी कि फ्री कर देना किसी को। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे क्या है? नेक्स्ट आता है एक्सकल्पेट। क्या आता है? एक्सकल्पेट, अगेन द सेम थिंग। एक्स यहाँ पे भी लिखा है, अगर यहाँ पे भी लिखा है तो एक्स का मतलब अभी बताया, एक्स का मतलब होता है आउट, और एक्स हो गया आउट। अब कल्पेट लिखा है, कल्पेट में कल्प वर्ड आ रहा है, CULP, कल्प्रिट वाला। तो मतलब किसी को कल्प्रिट घोषित करने से क्या कर देना? आउट कर देना। अगेन द सेम थिंग जो अभी एक्सोनरेट में हमने बात की, दोष मुक्त करना। और एटी जब लगा होता है किसी वर्ड में, नॉर्मली वो वर्ब का काम करना है, करता है। ओके, वेकेट, प्लेकेट, सफोकेट, कुछ भी इस तरह से एटी लिखा है वो आपका काम करता है। तो कल्प्रिट को आउट कर देना यानी कि दोष मुक्त करना। ओके, बाइज्जत बरी करना टाइप का, या दोष मुक्त करना, उस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। ओके, बेस्ड ऑन दैट एक्यूमुलेट, गैदर करना नहीं हो सकता। प्रिवेल, जो प्रिवेल कर रहा है इधर, मतलब चल रहा है, वाइड स्प्रेड चल रहा है, या प्रिवेलिंग समवेयर, दैट मीन्स समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग एंड प्रिवेलिंग। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी करना, तो यस पॉसिबल है दोष मुक्ति। एक्यूज, किसी को क्राइम के लिए आरोपी साबित करना। ओके, एक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम। विंडिकेट का मतलब भी उसी तरह से जाएगा, विंडिकेट कर देना यानी कि किसी को क्राइम में जो है दोषी साबित कर देना। द करेक्ट आंसर ये शुड बी एक्विट, दैट विल बी द करेक्ट चॉइस। नहीं 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 नहीं, ओके, इन दैट केस चलो, यहाँ पे नियरेस्ट टू द अपोजिट बोला है, तो इसका मतलब है हमें अपोजिट चाहिए दोष मुक्त करने की जगह, उसको जो है सदा हाँ, तो वहां पे एक्विट जो है सही हो जाएगा। एक्विट का मतलब होता है किसी को दोषी साबित कर देना। ही हैज बीन एक्विटेड ऑफ द क्राइम, दोषी साबित करना, दोषी साबित करना परफेक्ट है। तो ऐसे में यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए दोषी साबित करने के रूप में, यस एक्विट। ओके, दैट इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट आ रहा है टू गिव अप द घोस्ट। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है क्या? टू गिव अप द घोस्ट मतलब होता है मर जाना। ओके, मतलब स्पेशली टू गिव अप द घोस्ट के दो मीनिंग्स आते हैं बेसिकली। एक आता है कि जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि कोई चैलेंज या कोई टास्क जो है वो मैं नहीं कर सकता, वो मतलब आपने जो है गिव अप ही कर दिया एक तरह से, टू गिव अप द घोस्ट। और दूसरे लिटरल सेंस में गिव अप द घोस्ट का डायरेक्ट मीनिंग आता है मर जाना, टू डाई। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा आपका टू डाई, मर जाना। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे क्या है देखें। सो नेक्स्ट लिखा है जैजी। जैजी का क्या बताना है? बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम बताना है। बेस्ट एक्सप्रेस करता है जो उस मीनिंग को। जैजी का मतलब क्या होता है? जैज म्यूजिक वगैरह भी देखा हो, जैजी का मतलब होता है जो ऐसा दिखावटी टाइप का हो, शोई, शो ऑफ वाला। तो सिंपल नहीं हो सकता, अपोजिट बताना है क्या? नहीं। बेस्ट एक्सप्रेसेस तो सिंपल नहीं हो सकता, हम्बल नहीं हो सकता, शोई बिल्कुल हो सकता है, चेयरफुल भी नहीं, एंड व्हाट एल्स, डल भी बिल्कुल नहीं। ओके, तो शोई जो है चमक धमक से भरा जो, वो आपका हो जाएगा जैजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शोई यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा है डैश अकॉर्डिंग डैश। ये तो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू होता है, उसी तरह एक और वर्ड, एक और फ्रेज आता है इन अकॉर्डेंस विद समथिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू, उसके अनुसार। तो इन अकॉर्डेंस विद बिना ऑप्शन के आप डायरेक्टली, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद समथिंग का मतलब ही होता है क्या? इन अकॉर्डेंस विद समथिंग का मतलब ही होता है अकॉर्डिंग टू समथिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू समथिंग, ये इसका मीनिंग आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही है, अपने आप में अकॉर्डिंग टू के साथ में इन और विद, इन अकॉर्डेंस विद परफेक्ट चॉइस होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज समथिंग व्हिच कैन बी आंसर्ड विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। You can be damn sure of the answer and you have to just cross check it from the options provided. Next question की तरफ चलते हैं, आगे लिखा है I was waiting until everybody will have left the meeting place। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब भी ऐसा कोई कंडीशनल वर्ड आ जाए, however वाले केस में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था,
तो वहां में ध्यान रखना है कंडीशनल केस में, कंडीशनल क्लॉज में यू डू नॉट यूज विल, शैल, वुड, मॉडल वहां यूज नहीं होता। तो बस वही आई वॉज वेटिंग, ठीक है, अंटिल लग गया, अब इधर विल हैव नहीं लग सकता, फ्यूचर नहीं आएगा। आई वॉज वेटिंग अंटिल एवरीबडी, अब वॉज है, पास्ट है, इसलिए पास्ट के हिसाब से यहाँ पास्ट ही चाहिए, पास्ट परफेक्ट। अंटिल एवरीबडी हैड लेफ्ट चलेगा, अंटिल एवरीबडी हैड लेफ्ट, अंटिल एवरीबडी वुड लीव नहीं, फ्यूचर आना ही नहीं है, पहले बताया आपको। उसके अलावा देखें तो अंटिल एवरीबडी लेफ्ट, केवल लेफ्ट काम नहीं चलेगा। ओके, आई वाज वेटिंग अंटिल एवरीबडी लेफ्ट नहीं, अंटिल एवरीबडी हैड लेफ्ट, क्योंकि दो एक्शन जब पास्ट में होते हैं तो एक जाता है पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सिंपल पास्ट, या फिर अगर वो कंटिन्यूस में तो कंटिन्यूस टेंस में, प्रोग्रेस में तो कंटिन्यूस टेंस में। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा बेस्ड ऑन दैट। ओके, उसके अलावा अंटिल एवरीबडी लीव प्रेजेंट में आने से रहा, नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा, 100% श्योर द आंसर इज अंटिल एवरीबडी हैड लेफ्ट। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट लिखा है एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, एवरीबडी शुड लव देयर कंट्री, वंस कंट्री, इट्स कंट्री, या शुड लव कंट्री। तो बेसिकली एवरीबडी लिखा है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स लाइक एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं कौन से वाले, एवरीबॉडी, इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी बोली जाती है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होता है इसमें जेंडर डिफाइंड नहीं होता, बट क्योंकि ये कॉमन जेंडर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, कॉमन जेंडर ऑलवेज टेक्स द प्रेफरेंस ऑफ मैस्कुलिन, तो इसी कारण से एवरीबडी, एवरीवन, ठीक है, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, ओके, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, या फिर नोबडी, नो वन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ क्या करते हैं, जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन में भी जेंडर मैस्कुलिन होता है, ठीक है, प्रेफरेंस मैस्कुलिन की ली जाती है, तो मैस्कुलिन जेंडर आना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट देयर वाले तो हटा ही सकते हैं अपन, देयर नहीं होगा। वंस तब होता है अगर सब्जेक्टिव होता, वन, वन शुड लव वंस कंट्री, तब आ जाता, ओके, तब आता। इट्स नहीं आ सकता, एवरीथिंग होता तो सोचते, और केवल वो नहीं, तो आंसर होगा फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ है, ए में ही है, तो दैट इज द आंसर, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। ओके, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे क्या है, तो नेक्स्ट लिखा है समथिंग अप वन स्लीव। समथिंग अप वन स्लीव का मतलब होता है हिडन सीक्रेट होना, ठीक है, कोई सीक्रेट ट्रिक प्ले करना। जैसे मुझे याद आता है क्रिकेट में एक मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जहाँ पे साउथ अफ्रीका उस दिन पिंक कलर की जर्सी पहनी थी, इफ यू रिमेंबर, इफ यू वॉच दैट मैच, आई गेस उस मैच में फकर जमान, पाकिस्तान का फकर जमान 194 के आसपास रन बना के खेल रहा था, मतलब डबल सेंचुरी मारने वाला था, और सेकंड प्लेयर बन जाता आफ्टर रोहित शर्मा हु वुड हैव स्कोर्ड 2 डबल सेंचुरी। बट उस मामले में क्या, क्विंटन डिकॉक जो कि विकेट कीपर था साउथ अफ्रीका ने, उसने क्या किया, उसने आउट ही नहीं हो रहा था, वो आउट करने की क्या तरकीब निकाली, तो उसने ऐसे, जब क्या यू कैन से फील्डर के पास बॉल गई तो उसने ऐसे शो किया जैसे कि बॉल का थ्रो बॉलर के पास जा रहा है, तो उस मामले में जो फकर जमान उल्टी साइड भाग रहा था, तो उसने वो भी निश्चिंत हो गया, एंड उतने में जो है बॉल लेके डिकॉक ने स्टंप उड़ा दिया। ऑल्दो दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, बट स्टिल सम, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिकॉक, क्विंटन डिकॉक हैड समथिंग, हैड अ प्लान अप हिज स्लीव, ओके, इस तरह से बोल सकते हैं। या जैसे कि आपने देखा होगा अश्विन हु इज वेल नोन फॉर मानकंडिंग वाला काम, है ना, तो ऐसे में इफ समवन इज नॉट गेटिंग आउट, चलो उसको इसी तरह से आउट कर दिया जाए। ऑल्दो सम पीपल से दैट इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, बट आउट आउट होता है, तो समथिंग अप वन स्लीव, दैट मीन्स अ सीक्रेट प्लान, सीक्रेट प्लान, आंसर हियर शुड बी नंबर 4। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो आगे लिखा है हु डू यू थिंक आई वाज टॉकिंग ओवर द फोन व्हेन यू केम टू सी मी। ओके, अब ऐसे में ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, हु और हुम का काफी बार कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। हु डू यू थिंक आई वाज टॉकिंग ओवर द फोन व्हेन यू केम टू सी मी, ये क्वेश्चन की तरह जा रहा है, इस हिसाब से अगर हम चले तो आपको एक नॉर्मल वे में बताता हूं। हु डू यू थिंक, ये इस वे में जा रहा है, हु डू यू थिंक आई वाज टॉकिंग ओवर द फोन व्हेन यू केम टू सी मी।
रिलेटिव प्रोनाउन में अलग होता है, इंट्रोगेटिव में अलग हो जाता है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए whom do you think तो नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि whom do you think किसको तुम सोचते वैसा नहीं होगा। हु किससे बात कर रहा था उस फॉर्म में चाहिए, तो whom तो नहीं आएगा, whom नहीं आएगा, whom नहीं आएगा। who do you think I was talking to लगा के वो सेट हो जाएगा। टू नहीं लिखा होता तो हमें whom लेना पड़ता, बट यहाँ पे क्या हो जाता, तब आ सकता था whom do you think I was talking over the phone, ऐसा हो सकता था। whom कब, अगर टू आगे नहीं लिखा है, बट टू लिखा है तो who do you think I was talking to इस फॉर्म में वो जाएगा, ओके। whom तभी सही हो सकता है जब आगे वो नहीं होता। whom do you think I was talking, लेकिन I was talking over the phone सर से पूरा रहे, सही है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉकिंग, whom do you think I was talking नहीं, who do you think I was talking to, that is the correct way to write it, okay। नेक्स्ट देखिए क्या है, to take with a grain of salt, एक इडियम है टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब जब आप श्योर ना हो किसी चीज को लेकर, तो ये पुराने जमाने में ऐसी कहावत होती थी जहाँ पे यू कैन से किसी चीज में जब श्योरिटी नहीं आती तो ऐसा बोलते हैं कि उसको विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेकर देखो। जैसे खाने पीने में भी होता है कि अगर जो है खाने का टेस्ट अच्छा है तो थोड़ा सा नमक ले लो, ऐसे में वो कंफ्यूज शायद दूर हो जाए। तो बेसिकली टू टेक विद सम रिजर्वेशन, इसका ओरिजिन अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग बताया जाता है, बट मेन इज टू टेक विद सम रिजर्वेशन हो सकता है, टू टेक होल हार्टेडली नहीं, एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होना, विद टोटल बिलीफ, टोटल डिसबिलीफ भी नहीं, थोड़ा सा बस, मतलब वो चुटकी भर वाली बात है। टू टेक सीरियसली नहीं, टू बी श्योर भी नहीं, आंसर शुड बी टू टेक विद सम रिजर्वेशन। जब आप श्योर पूरी तरह से नहीं हो, कंफ्यूज हो, तो इट्स रिकमेंडेड दैट यू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ओके। ज्यादातर कोई जैसे कोई सच बता रहा है, कुछ ऐसा रिवील कर रहा है जो वह कहे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तो वो हम डायरेक्टली बिलीव नहीं करते, वी बिलीव इट बट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, वी एक्सेप्ट इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ा सा ऐसा एक बार कंफर्म करेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे कि कितना सही है। नेक्स्ट लिखा है ही इज डैश फॉर हिज एविल डीड्स, ही इज डैश फॉर हिज एविल डीड्स, यहाँ ऑप्शन दिया नोटोरियस, सेलिब्रेटेड, फेमस, नोटेड और रॉकस। देखो यहाँ एविल वर्ड लिखा है, एविल इज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। अगर कोई पॉपुलर है, फेमस है, तो अच्छे कामों के लिए फेमस होता है। अगर कोई बुरे कामों के लिए फेमस है तो उसके लिए नोटोरियस टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। नोटोरियस, ओसामा बिन लादेन वाज अ नोटोरियस यू कैन से क्रिमिनल, तो नोटोरियस मतलब वो ही वाज अ क्रिमिनल या नोटोरियस पर्सन, तो वो पर्सन था लेकिन इल फेमस था, नेगेटिव वे में फेमस था, नेगेटिव चीजों के लिए फेमस था, फॉर हिज एविल डीड्स, नोटोरियस। सेलिब्रेटेड, कोई सेलिब्रेट नहीं करता किसी के एविल डीड्स के लिए। फेमस पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, फेमस किसी पॉजिटिव क्वालिटी के लिए होगा, पॉजिटिव एक्शन के लिए। नोटेड भी नहीं, नोटेड भी वही होता है नोटवर्दी टाइप का पॉजिटिव वर्ड में ही। रॉकस, रॉकस भी यहाँ पे सही नहीं होगा, रॉकस मतलब समथिंग, समवन हु इज लाउड एंड यू कैन से नॉइजी टाइप। राक्षस की तरह दिख रहा है, तो राक्षस कैसा होता है, लाउड और नॉइजी, हा 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 इस तरह से जाता है, तो दैट वे रॉकस जो है वो आप याद रख सकते हो राक्षस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। नेक्स्ट इज इनडिफरेंस टू पेन एंड प्लेजर, पेन या प्लेजर। स्टोइक बोला जाता है, स्टोइक कोई व्यक्ति होता है जो कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ही डजंट चेंज, है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से बदल नहीं जाता, वो हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है। जैसे थोड़े हद तक, कुछ हद तक अगर बोला जाए तो धोनी प्रैक्टिसेस, धोनी जो है प्रैक्टिसेस स्टोइसिज्म। एक टाइम था धोनी चाहे जीत जाए मैच चाहे हार जाए, उसके चेहरे पे वो दिखता नहीं था कि ओ माय गॉड मैच हार गया, नहीं, वो जो हार जाता था तो भी वो वैसे ही चले जाता था, जीत जाता था बस एक स्टंप उखाड़ के जो है ले जाता था, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, वो उसके चेहरे पे कुछ दिखता ही नहीं था कि वर्ल्ड कप भी जीत गया तो जाके ऐसे खड़ा हो गया इसी तरह से, कोई चेंज नहीं उसके एक्सप्रेशन में, तो ऐसा स्टोइक बोला जाता है, समवन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ओके। तो वो डोसाइल नहीं हो सकता, डोसाइल नहीं, उसके अलावा पेशेंस नहीं, रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है समवन हु इज नॉट यू कैन से दैट मच इंटरेस्टेड इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स, ठीक है, या जो अपने आप में रिजर्व रहता है, ज्यादा किसी के सामने अपने थॉट्स शेयर नहीं करता वो। देन डेफरेंस, डेफर करने का मतलब होता है किसी की चीज को डेफर कर देना, तो एक होता है डिटर, डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना, डेफर मतलब हो जाता है पोस्टपोन करना, तो वो यहाँ पे सेट नहीं होता। द आंसर हियर शुड बी स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म इज द करेक्ट चॉइस हियर, ओके, स्टोइसिज्म। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल अलोंग द जर्नी शी रिमेन साइलेंट। ऑल अलोंग द जर्नी होगा, नहीं हो सकता, अलोंग मतलब होता है किसी चीज के किनारे पे, जर्नी के किनारे पे तो कोई बैठेगा नहीं। ऑल अलोंग इन द जर्नी नहीं हो सकता, ऑल अलोंग इन द जर्नी नहीं। ऑल थ्रू द जर्नी, पूरे जर्नी भर, सही है, ऑल थ्रू द जर्नी हो सकता है। ऑल ड्यूरिंग द, ऑल के साथ ड्यूरिंग नहीं जाता, ड्यूरिंग द जर्नी होता तो अलग बात थी, तो ऑल वहां पे सेट नहीं होता।
ड्यूरिंग लगाया, थ्रू आउट ऑल जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी होता, थ्रू आउट का मतलब ही ऑल हो जाता है तो ये डबल हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, थ्रू आउट द जर्नी होता तो ले लेते हैं। ओके, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, तो 100% जो ऑल थ्रू द जर्नी होना चाहिए, पूरे जर्नी भर, तो इस हिसाब से ऑल थ्रू द जर्नी परफेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है क्या, नेक्स्ट लिखा है 29 पे, नोबडी लाइक्ड योर एक्टिविटीज, नोबडी लाइक्ड योर एक्टिविटीज, या क्वेश्चन टैग बताना है। नाउ व्हेनेवर यू हैव एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी टाइप के वर्ड्स, तो वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस केस में जो है लाइक लिखा है तो लाइक के हिसाब से पास तो जाएगा, डिड आ जाएगा, और नोबडी भले ही वैसे सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन लेता है मैस्कुलिन जेंडर का, बट जब इसका क्वेश्चन टैग आता है तो वहां पे प्लूरल मतलब दे का ही इस्तेमाल किया जाता है। नोबडी लाइक योर एक्टिविटीज, डिड दे, ऐसा लिखा जाता है, तो डिड दे सही है, डिड ही नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज नोबडी अपने साथ वो लेता था ही, इसलिए वैसा नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे डिड दे इज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन टैग करते वक्त वो दे ही लेता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि नोबडी डिड दिस, नोबडी नोज व्हाट हिज फॉर्चून इज, तो व्हाट हिज फॉर्चून, वो वहां हिज लेता है, बट क्वेश्चन टैग में दे वापस ले लेता है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट लिखा है मोहन इज सीनियर टू विजय, सही लग रहा है। सीनियर वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ टू लेता है और मोर वोर नहीं लगता उसमें, सीनियर टू विजय सही है। मोर सीनियर नहीं लगता, सीनियर के साथ दैन लगता नहीं, लेस सीनियर होता नहीं, मोस्ट सीनियर होता नहीं, बात खत्म, फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला ये ऑप्शन में अवेलेबल, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे लिखा हुआ है डेंटी, डेंटी का मतलब क्या है, डेंटी समथिंग विच इज स्मॉल एंड प्रिटी, कुछ ऐसा जो छोटा सा है लेकिन प्रिटी है, स्मॉल एंड प्रिटी, जैसे किसी रिंग वगैरह के लिए बोला जा रहा है इट्स डेंटी, तो वहां यूज किया जाता है। टाइनी, लेकिन प्रिटी भी चाहिए, और प्रिटी ही मेन है, मेन है कि सुंदर है, उसकी क्वालिटी सुंदर है और छोटे में भी सुंदर है ऐसा, तो डेंटी। लिटिल भी फिर वही हो जाए, प्रिटी यहाँ पे परफेक्टली अवेलेबल वर्ड है, तो ये सही है। केयर फ्री, चिंता से बिल्कुल मुक्त होना, ब्रीजी ठंडी हवा टाइप का होना, तो वो सब नहीं, आंसर होना चाहिए प्रिटी। ओके, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट लिखा है ही डाइड डैश वायलेंस, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में डाई के साथ जब भी बात डायरेक्ट कॉज की आती है, यूज डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ यू कैन से कुछ भी, डाइड ऑफ हार्ट अटैक, डाइड ऑफ वायलेंस नहीं हो सकता, डायरेक्ट कॉज नहीं हो सकता, ठीक है। ऑफ लगता है इसके लिए, डायरेक्ट कॉज के लिए, इनडायरेक्ट कॉज की बात होती है तो डाइड फ्रॉम लगता है, लाइक डाइड फ्रॉम वायलेंस, died from you can say starvation, died from overeating, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कॉज होता है died from। ऑल्दो आंसर की जो है उसमें डाइड बाय लिखा है, बट डाइड बाय का कोई स्कोप नहीं, डाइड बाय नहीं हो सकता किसी भी तरह से, तो वो गलत था, जस्ट लेट मी करेक्ट यू, डाइड बाय नहीं होगा, ऑफिशियल वाले में ही ऐसा लिख के आया था तो मानते, तो वहां पे जो है आंसर आना चाहिए डाइड फ्रॉम वायलेंस। ओके, डाइड बाय नहीं होता है, डाइड बाय वायलेंस नहीं होता है, डाइड बाय सम एक्ट हो सकता है, सम एक्ट ऑफ सम पर्सन, बट यहाँ डाइड फ्रॉम आना चाहिए, डाइड ऑफ फॉर डायरेक्ट कॉज। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे लिखा है द स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनन ऑफ लेक्स, तो लेक्स के स्टडी को, लेक्स का जो फिजिकल फिनोमिनन होता है उसको फिजिकल लिम्नोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है। लिम्नोलॉजी बेसिकली लेक्स के लिए यूज होने वाला टर्म है, दैट इज द करेक्ट थिंग। उसके अलावा क्या लिखा है, एशियोलॉजी है, एटियोलॉजी, एटियोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, कॉजेज ऑफ डिजीजेस। एपिग्राफी ज्यादातर किसी तरह का जो है ग्राफ है, मतलब राइट हो जाएगा, एपिग्राफी किसी टॉम वगैरह पे लिखना या एंशंट इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना। कैलोलॉजी स्टडी ऑफ ब्यूटी, ओके, कालो ऐसे याद रखो, कालो को कैसे गोरा किया जाए यही है ब्यूटी, जस्ट ओके, नो ऑफेंस बेसिकलॉजी, बट स्टिल कैलोलॉजी इसमें में याद रख सकते हो, किसी को कैसे ब्यूटी के सेंस में हो जाएगा। नोमोलॉजी भी यहाँ पे फिट नहीं होता, आंसर हियर शुड बी लिम्नोलॉजी। ओके, लिम्नोलॉजी करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है एन एडमायरर ऑफ आर्ट, एडमायरर ऑफ आर्ट के लिए जो टर्म यूज हो सकता है डिलेटेंट, यस, डिलेटेंट इज समवन हु इज एडमायरर ऑफ आर्ट। एक होता है कॉनोश्योर, कॉनोश्योर इज एक्सपर्ट इन टेस्ट, मतलब जो अपने आप में हु इज यू कैन से एडमायरर ऑफ फूड बेसिकली, या कोई एक्सपर्ट होता है जो फूड चखता है वगैरह, उसके लिए होता है। पोर्साइन रिलेटेड टू पिग्स हो जाएगा। सिनेक्योर, सिनेक्योर मतलब एक इजी जॉब के लिए यूज किया जाता है। कैनाइन रिलेटेड टू डॉग्स होता है, वल्पाइन रिलेटेड टू फॉक्सेस होता है, तो ये सारे वर्ड्स में करेक्ट आंसर होना चाहिए डिलेटेंट। डिलेटेंट जो है वो अपने आप में करेक्ट वर्ड है फॉर एन एडमायरर ऑफ आर्ट, आर्ट का एडमायरर डिलेटेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, जहाँ पे लिखा है निगार्ड। निगार्ड क्या होता है, निगार्ड का मतलब होता है जो कंजूस हो, माइजर हो, उसके लिए यूज किया जाता है। समवन हु इज माइजर, दैट मींस माइजरली, कंजूस, उसके लिए यूज किया जाता है। अब कंजूस का अपोजिट क्या होगा,
एक तरफ कोई कंजूस होगा, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा या तो खर्चीला होगा या मे बी ग्रीडी टाइप का हो। तो ऐसे में अगर देखा जाए एवेरिशियस लिखा है, एवेरिशियस के लिए क्या होगा, एवेरिशियस मतलब ग्रीडी होता है, ठीक है, जो लालची हो, पॉसिबल है। जनरस मतलब काइंड टाइप का हो, जनरस टाइप का हो। एक्स्ट्रावेगेंट जो बढ़ चढ़ के सब चीजें जो है देखता है करता है, एक्स्ट्रावेगेंस या एक्स्ट्रावेगेंजा। सपल भी नहीं हो पाएगा, माइजरली तो सेम ही आएगा, अपोजिट चाहिए, तो एवेरिशियस परफेक्टली फिट हो जाएगा, एवेरिशियस यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ चले, आगे लिखा है वी मस्ट डैश हेल्प द पीपल, या वी मस्ट डैश हेल्प टू द पीपल, ओके टू है, to the people hit by cyclone. Contribute help, you cannot contribute help, you can contribute to someone's safety or well-being. Render help, yes, render के साथ help ये collocation होता है, render help to someone. summon help नहीं होता है, summon का मतलब बुलाना होता है, नहीं हो सकता। impart knowledge की जाती है, try help नहीं हो सकता, try to help हो सकता है, but try help to नहीं हो सकता, ठीक है, render help सही है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का भी अपोजिट बताना है। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है किसी को बैन कर देना, अबेंडन कर देना कुछ करने से, फ्रॉम एंड स्टॉप समवन फ्रॉम एंटरिंग समवेयर, और उसी का अपोजिट चाहिए, अपोजिट के रूप में वेलकम इज द परफेक्ट चॉइस, वेलकम किसी का स्वागत करना, उस सेंस में ये परफेक्ट हो जाएगा। ओके, एम्यूज मतलब किसी को जो है कंफ्यूज कर देना, बॉयकॉट पूरी तरह से बैन कर देना, वो सिनोनिम भले ही हो सकता है बट एंटोनिम नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लिखा है लेट अस स्टार्ट द वर्क। नाउ लेट वाले जो वर्ड्स आते हैं और उसके क्वेश्चन टैग्स आते हैं, हमें ध्यान रखना है लेट हिम डू द वर्क, जैसे ऐसा बोला है लेट हिम डू द वर्क, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है विल यू लेट हिम डू द वर्क, तो विल यू लेट हिम डू द वर्क, इस तरह से। बट लेट अस जब आता है, लेट अस ओनली इन द केस ऑफ लेट अस, तो लेट अस में आता है शैल वी, ओके लेट अस डू समथिंग, तो शैल वी लेट अस, शैल वी स्टार्ट आवर वर्क इस फॉर्म में, तो लेट अस स्टार्ट द वर्क, शैल वी ऑप्शन में अवेलेबल है। नंबर 1 आर वी नहीं हो सकता, इजंट वी नहीं, उसके अलावा हैव यू तो बिल्कुल नहीं, डू वी भी नहीं, तो शैल वी हो जाएगा। ध्यान रखना विल यू कब आता है, जब लेट हिम, लेट हर, लेट मी ऐसा कुछ आ रहा है तो विल यू लगता है, बट लेट अस आता है तो शैल वी लगता है, फिक्स्ड है ये सब चीजें। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है आरसी के क्वेश्चंस। सो आरसी में क्या है, लेट्स सी। It says people very often complain that party is a great evil and that it is not possible to be happy unless one has a lot of money. Okay, so people very often complain that poverty, गरीबी की बात हो रही है, is a great evil and that it is not possible to be happy unless one has a lot of money. Fine. Actually, this is not necessarily true. Perfect. Even a poor man living in a small hut with none of the comforts and luxuries of life may be quite contented with his lot and achieve a measure of happiness. On the other hand, a very rich man living in a palace and enjoying everything that money can buy may still be miserable if, for example, he does not enjoy good health or his only son has taken to evil ways. Apart from this, he may have a lot of business worries which keep him on tenter hooks most of the time. There is a limit to what money can buy, and there are many things which are necessary for a man's happiness and which money cannot procure. Real happiness is a matter of the right attitude and the capacity of being contented with whatever you have is the most important ingredient of this attitude. तो परफेक्ट है, देखते हैं कि अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, लेट्स सी। सो हियर वी गो। द फ्रेज ऑन टेंटर हुक्स यहाँ कहीं तो भी लिखा हुआ था, ये रहा। अपार्ट फ्रॉम दिस ही मे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस वरीज which keep him on टेंटर हुक्स, मतलब जो बेसिकली कुछ जिसके कारण वो चिंतित रहेगा, यही बोल रहे हैं, है ना, बिजनेस वरीज है जिसके कारण ही इज ऑन टेंटर हुक्स, मतलब हमेशा परेशान टाइप का रहता है, ट्रबल में रहता है, उस टाइप का। नेगेटिव ही कुछ है। इन अ स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस, नो वे। ओके, इन अ स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस नहीं। इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस, नहीं, सैड नहीं होगा, कोई परेशान हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, यस डेफिनेटली। इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, नहीं, तो इसमें कोई भूलने वाली बात भी नहीं है, फॉरगेटफुलनेस नहीं। और इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वो भी नहीं। 100% श्योर
द आंसर कैन बी नन अदर देन इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। होता भी वही है। ऑन टेंटर हुक्स जो है, ये जो ओरिजिन है इसका अगर देखा जाए तो टेंटर हुक्स, टेंटर करके एक चीज होती थी जिसके ऊपर ऐसे कपड़ों को फैलाया जाता था, और फैलाया जाता था तो वो अपने आप में स्ट्रेच हो जाते थे। स्ट्रेच होने के सेंस में इफ समवन इज स्ट्रेच्ड इन हिज लाइफ दैट मींस इज क्वाइट एंग्शियस, तो उसी के हिसाब से ये इन स्टेट ऑफ एंग्जाइटी परफेक्टली फिट होता है। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज ट्रू दैट, ओके ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इट इज ट्रू दैट मनी अलोन कैन गिव हैप्पीनेस। नहीं, ये तो पहले बोला था कि मनी से ही सब मिलता है, लेकिन लिखा था इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, और उसमें एग्जाम्पल भी दिया था। So not possible money alone can give happiness. No, money seldom can give happiness. हाँ, although true to some extent, कभी कभार जो है दे सकता है, but can gives happiness ये थोड़ा ग्रामेटिकली सही नहीं है, थोड़ा इसको रखते हैं अभी। मनी ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस ये भी नहीं होगा। मनी अलोन कैनॉट गिव हैप्पीनेस, यस मनी ये ज्यादा अच्छा है। मनी हैप्पीनेस देता है, इसकी बात ये कह रहे हैं कि मनी से केवल हैप्पीनेस नहीं आती, और भी चीजें चाहिए। ओके, तो वो और भी चीजों में क्या था कि वहां पे सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, वो वाली बात हुई थी। तो मनी अलोन कैन नॉट गिव हैप्पीनेस पॉसिबल है, मनी नेवर गिव्स हैप्पीनेस नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो डी इज द परफेक्ट चॉइस, मनी अलोन कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। उसके अलावा भी कुछ और चीजें चाहिए जो लाइफ में अगर आपके पास है तो आप हैप्पी रह सकते हैं ना, दैट इज द पॉइंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिच मैन्स लाइफ में बिकम मिजरेबल इफ ही, ये तो साफ लिखा हुआ था सामने के सामने। तो रिच मैन्स लाइफ में बिकम मिजरेबल, ये लिखा है मे स्टिल बी मिजरेबल। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट एंजॉय गुड हेल्थ, गुड हेल्थ नहीं हो। हिज ओनली सन हैज टेकन टू एविल वेज, उसका जो एकमात्र बेटा है वो गलत रास्ते पे चल दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही मे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस वरीज व्हिच कीप हिम ऑन टेंटर हुक्स। तो रिच मैन्स लाइफ में बिकम मिजरेबल इफ ही हैज एविल सन, सही है। बैड हेल्थ ये भी ठीक है, और बिजनेस वरीज कुछ हद तक ये सही है। इफ समवन हैज टेकन टू एविल वेज मतलब वो एविल बन चुका है ना, तो होपफुली आंसर हो जाएगा। और देखते हैं क्या है, केवल बिजनेस वरीज से काम नहीं चलेगा। डज नॉट एंजॉय गुड हेल्थ, इससे भी अकेले काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीन चीजें वहां बताई थी। हैज बिजनेस वरीज एंड हिज ओनली सन हैज टेकन टू एविल वेज, ऑल्दो ये काफी हद तक ठीक है, बट उसमें बैड हेल्थ मिसिंग है। ओके, तो इसलिए हम जो है प्रिफरेबली, चलो इसको साइड में रखते हैं, एंजॉयज गुड हेल्थ, इससे भी केवल अकेले से काम नहीं चलेगा। मेन वही है कि अकेले से काम नहीं चल रहा, वहां तीन चीजें मेंशन है, तीनों कवर होनी चाहिए, व्हिच इज बीइंग कवर्ड हियर, एंड दैट इज व्हाई ए शुड बी आवर प्रेफरेबल आंसर। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट पैसेज। ओके, अगेन वही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल पढ़ के आपको बेटर पता चला होगा, स्टिल देखते हैं। पावर्टी अ ग्रेट डील, नहीं, इट वाज नॉट अबाउट पावर्टी। पावर्टी के बारे में केवल इनिशियल पैसेज में, इनिशियल पैराग्राफ में बताया था कि पावर्टी जो है, काफी लोगों को लगता है कि केवल अमीरी से ही सब ठीक होगा, पावर्टी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, नॉट एक्चुअली। कंटेनमेंट द की ऑफ हैप्पीनेस, कंटेनमेंट का मतलब होता है कि अंदर से जब खुश हो तो बेसिकली हमारा बाकी सब चीज अच्छा हो तो ही हम हैप्पी रहते हैं, तो पॉसिबल है। केवल द की टू हैप्पीनेस से काम नहीं चलेगा, मनी एंड कंटेनमेंट, but money and happiness या money and contentment is not the only thing being talked about here. Okay, और क्या है ऑप्शन में, मनी द किड, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओनली मनी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो ये नहीं। अब वी आर लेफ्ट विद दीज टू, तो बेसिकली मनी का केवल एग्जाम्पल दिया था कि मनी के लोग ऐसा सोचते हैं वैसा होता है, मनी का लेना देना था ही नहीं। मुद्दा है कि हमें अंदर से खुश रहना जरूरी है, दैट वाज द मेन पॉइंट। ओके, जो ये लिखा था, रियल हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ राइट एटीट्यूड एंड द कैपेसिटी ऑफ बीइंग कंटेंटेड विद व्हाटएवर यू हैव, दैट इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस एटीट्यूड। तो ये जो ऊपर लिखा था वो मनी का कोई लेना देना एज सच नहीं है, मनी का केवल नेगेटिव वे में बताया गया कि मनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर गरीब के पास मनी नहीं है लेकिन बाकी सब चीज अच्छी है तो भी वो खुश रहेगा, और कोई अमीर है जिसके पास सब कुछ है लेकिन स्टिल मतलब पैसा तो है लेकिन बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बैड हेल्थ है, या उसका बेटा गलत रास्ते पे चल गया है, या फिर यू कैन से क्या, देयर वाज वन मोर थिंग, बिजनेस वरीज वगैरह, तो उसके ऊपर बात हुई थी, जिसके हिसाब से करेक्ट चॉइस होना चाहिए, कौन सा करेक्ट चॉइस होना चाहिए, कंटेनमेंट द की ऑफ हैप्पीनेस। तो आंसर हियर शुड बी ऑप्शन बी, व्हिच विल बी मार्क्ड एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज, so it is conveying something different. Let's read the passage in detail so that we get to know what is being talked about. तो लिखा है, even an ordinary everyday activity may lead to an insight into human nature। तो कह रहे हैं एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक ऑर्डिनरी एवरीडे एक्टिविटी जो है वो भी ह्यूमन नेचर का एक इंसाइट दे सकता है। कैसे?
देखते हैं. अ पिकनिक हैड बीन अरेंज्ड बाय द डिपार्टमेंट. ओके, एवरीवन वाज सपोज्ड टू जॉइन इट. आई बीइंग ओल्डर देन अ गुड मेनी was ill at ease at the thought of joining a bunch of fellow youngsters dreaming of some soft and sweet company on the way to the hill resort. तो कह रहे किसी कोई व्यक्ति है अपनी कहानी अपने किस्से सुना रहे कि उसके कंपनी में उसके डिपार्टमेंट ने कोई पिकनिक अरेंज की थी जहाँ पे उसको सभी को ज्वाइन करना था. बट क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग था उन लोगों में, ओके, मतलब सबसे बड़ा था उन लोगों में, तो उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था क्या पता इन यंगस्टर्स के बीच जो भाई कोई सॉफ्ट स्वीट कंपनी चाह रहे होंगे, वहां मैं बुढ़ा कहाँ पे घुसूंगा और क्या करूंगा, तो उन लोगों के लिए कुछ अजीब हो सकता है. आगे लिखा है बट द मॉर्निंग ऑफ द एडवेंचर फाउंड द बॉय इन मी क्लाइंबिंग द फर्स्ट एसेंट. एसेंट मतलब होता है जो मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला होता है. असेंडिंग ऑर्डर भी इसी वर्ड से बनता है, असेंट. rather steep and hard to the applause of all Adams and Eves in the troop. तो भले ही मेरा ऐसा सोचना था, लेकिन मॉर्निंग ऑफ द एडवेंचर फाउंड द बॉय इन मी क्लाइंबिंग द फर्स्ट असेंट रादर स्टीप एंड हार्ड. मतलब जो वैसे तो बहुत स्टीप और हार्ड थी, लेकिन फर्स्ट असेंट जो है वो मैं बहुत तेजी से बहुत बढ़िया से मेरे अंदर का जो एक बच्चा था वो बहुत तेजी से चढ़ गया, जिसमें टू द अप्लॉज ऑफ ऑल एडम्स एंड ईव्स इन द ट्रूप. मतलब वहाँ जो भी छोटे बच्चे थे, तो मतलब छोटे बच्चे मतलब वही यंगस्टर्स थे, तो वो लोग उसमें और उत्साहवर्धन कर रहे थे. तो दैट्स गुड. आगे लिखा हाफ वे थ्रू वी स्टार्टेड फाइंडिंग स्नो ऑल अराउंड अस. लेकिन आधे रास्ते पहुंचे थे तो बर्फ वगैरह हुई होगी, बर्फबारी हुई होगी, जिसके कारण बर्फ था आसपास. बट द बॉय इन मी वाज बाय देन वाज वंस अगेन लॉस्ट इनटू ऑब्लिवियन. तो वही जो बचपन मतलब मेरे अंदर का बच्चा था अब ऑब्लिवियन में चला गया. ऑब्लिवियन एक नेगेटिव वर्ड है किसी तरह का, मतलब जब आप थोड़े से नेगेटिव साइड पे हो जाते हो उसके लिए बोला जाएगा. I found myself lagging behind and often falling down on the soft snow due to soft foam rubber soles of my shoes. तो अब मैं जो है पीछे रहने लगा एंड उसके कारण मैं गिरने भी लगा ऑन द सॉफ्ट स्नो ड्यू टू, क्योंकि मेरे रबर जो शूज थे उसमें जो फोम था वो ऐसा कोई खास नहीं था, सॉफ्ट फोम था. इस कारण से ऐसा हुआ. अ लाफिंग स्टॉक आई वाज. अ लाफिंग स्टॉक मतलब कि मैं एक ऐसा पीस बन गया था जिस पर सब लोग हंसेंगे. But soon I found strong, healthy arms supporting me. I pleaded, let me go. I'll not be able to make it. But they would not let me. So मैं जो है मैंने सोचा अब मैं तो गया, तो मैं एक बिल्कुल हंसी मतलब वो बन गया था कि हंसने का विषय बन गया था. लेकिन तब मेरे को कुछ स्ट्रॉन्ग हेल्दी आर्म्स ने सपोर्ट किया. मैंने कहा माफ करो मुझे, जाने दो, मैं जो है वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा. लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं. दे डिड नॉट लीव मी. दे वर द आर्म्स ऑफ टू हिल फोक्स. ओके, जो हिल पे ही रहते वहीं पे रहने वाले लोग हैं, हु एज पीपल हैड बीन डिस्क्राइब्ड एज विड्रॉन. जिनके बारे में बताया गया था कि ये लोग ऐसे ही है, विड्रॉन है, सेल्फिश है, अलूफ है. जो मेरे फ्रेंड्स थे जब मैं प्लेन्स पे रहता था वहां बताते थे कि वो हिल वाले लोग ऐसे ही होते हैं. तो वैसा मुझे जो लगा उसके अपोजिट वो लोग निकले, मतलब हेल्पफुल वगैरह निकले, ऐसा बोला है. द नैरेटर इन दिस पैसेज फेल्ट इल एट ईज at the thought of joining the picnic party because there was an age gap between him and the rest of the party. तो लिखा है नैरेटर जो है मतलब यही ऑथर जो है, he felt ill at ease at the thought of joining the picnic party because there was an age gap between him and the rest of the party. Which one of the following do you think is right? He would feel insulted because of the youngsters treating him as their equal. नहीं, ऐसा तो नहीं था. अगर हम जो पढ़ के आए उस पर ध्यान दे, was ill at ease at the thought of joining a bunch of callow youngsters who were dreaming of some soft and sweet company on the way. मतलब जो मान रहे थे कि उनके एज वाले ही उनको कंपनी दे टू द हिल रिजॉर्ट, उस टाइप की कुछ बात की. और सॉफ्ट एंड स्वीट कंपनी है. मे बी दिस मे बी अ वर्ड या दिस मे बी अ सेंटेंस वेयर यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस ओनली, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहे हैं. He would feel insulted because of the youngsters treating him as their equal. नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है. He would be embarrassed at lagging behind the youngsters while climbing the mountain. वो आगे था कि ऐसा हुआ एक्चुअल में, बट वो पहले से ही embarrassed था, ऐसा कुछ नहीं था. He felt he would not be able to stand to the nonsense of the youth. ऐसी ही बात नहीं है कि youth nonsense ही बात करेंगे and all, वो भी नहीं है. He would suffer physiologically in the company of the youth indulging in romantic approaches and conversations. नॉर्मली देखे तो रोमांटिक की बात भी ऐसी कुछ हुई तो नहीं है. He would be encouraged at lagging behind the youngsters while climbing the mountain. अगर encourage किया जाएगा तो फिर वो embarrass क्यों रहेगा. बात तो ये कि वो क्यों embarrass था, है ना. क्यों he was ill at ease at the thought of joining the picnic party.
तो ऐसे में जो ये लिखा हुआ है, तो इस वे में ये तो बिल्कुल नेगेटिव ही हो गया, ये अलग ही बात कर रहा है, नॉट पॉसिबल दैट दिस कैन बी द आंसर। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। अगर देखा जाए जो लिखा है सॉफ्ट एंड स्वीट कंपनी, यंगस्टर्स को चाहिए थी, मतलब अगर बॉयज होंगे तो वो चाहते हैं सॉफ्ट एंड स्वीट कंपनी, मतलब गर्ल्स जो है मिले सेम एज की, सो दैट उनके लिए वो रास्ता थोड़ा और आसान लगे और मेमोरेबल हो जाए, उस टाइप का। कोई बुढ़ा चलेगा क्या ही मजा आएगा, है ना, उस टाइप की बात है। तो साइकोलॉजिकली डेफिनेटली वो सफर करेगा इन द कंपनी ऑफ यूथ, जो सोच रहे हैं, हु आर ट्राइंग टू इंडल्ज इन रोमांटिक अप्रोचेस एंड कन्वर्सेशन, जो इधर क्लियरली लिखा था। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। भले यार रोमांस की बात डायरेक्टली नहीं की है, बट कुछ हद तक अगर आप ध्यान से पढ़ोगे एंड यू रीड दिस, a bunch of Kello youngsters dreaming of some soft and sweet company on the way to hill resort, which indicates romantic approach वाली बात, जिसके चलते डेफिनेटली वी कैन से आंसर शुड बी ऑप्शन डी। ही वुड सफर साइकोलॉजिकली इन द कंपनी ऑफ द यूथ इंडल्जिंग इन रोमांटिक अप्रोचेस एंड कन्वर्सेशन। वहां पे वो ही विल फील इल एट ईज बिकॉज ही इज नॉट द परफेक्ट पार्टनर दे वुड वांट टू अकम्पनी, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे डी परफेक्टली फिट होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे क्या बोला है देखो। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है द हिल फोक डिड नॉट लेट हिम गो बिकॉज लेट मी गो आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट बट दे वुड नॉट लेट मी। ऐसा क्यों? तो अब वही वाली बात है, देखते हैं। वैसे डायरेक्टली लिखा नहीं, अगेन यू विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, सो दिस इज अ ट्रिकी पैसेज कंपैरेटिवली as compared to the first one. The hill folk did not let him go because they had seen that others did not help him. ऐसा तो नहीं है कि अदर्स ने हेल्प किया है नहीं किया, लेकिन वो रीजन नहीं हो सकता कि हिल फोक ने इसलिए नहीं जाने दिया, नहीं। दे हैड सीन दैट अदर्स डिड नॉट हेल्प हिम, ऐसा कुछ नहीं था कि बाकियों ने हेल्प किया है नहीं किया। उत्साहवर्धन तो वो लोग कर रहे थे यंग वाले, बट बाद में जो है ऐसा कुछ है नहीं। इफ आई क्लियरली रिमेम्बर देयर वाज नथिंग कि किसी ने हेल्प नहीं की, ऐसा नहीं था यहाँ पे। तो टू द अप्लॉज ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स एंड ईज इन द ट्रूप्स, उसके अलावा बस ऐसा था कि आई वाज फॉलिंग डाउन एंड ऑल, और उसके अलावा लाफिंग स्टॉक आई वाज बट सून आई वॉन्ट, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। सो कैन नॉट क्लियरली से दैट दिस इज नॉट द आंसर और दिस इज द आंसर, सो वी कैन एलिमिनेट इट एक्चुअली। ओके, ये तो नहीं होगा। दे रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ मैन फ्रॉम द प्लेन्स इन क्लाइंबिंग अप द हिल विच दे कुड डू वेरी इजीली। पॉसिबल है क्योंकि यहाँ लिखा है माई फ्रेंड्स फ्रॉम द प्लेन्स, मतलब ये साफ समझ में आता है कि ये प्लेन्स से ही आया है, और उन्होंने ऐसा बोला था कि ये लोग सेल्फिश वगैरह होते हैं, हेल्प नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया। तो दे डिड नॉट लेट हिम गो बिकॉज दे रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ मैन फ्रॉम द प्लेन्स, जो ट्राई कर रहे हैं चढ़ने की हिल्स को, विच दे कुड डू, क्योंकि वो वहीं पे रहने वाले लोग हैं तो वो इजीली चढ़ सकते हो। पॉसिबल है दैट दिस कैन बी द आंसर, पॉसिबल है बट नॉट एट श्योर। बिफोर रीडिंग ऑल द ऑप्शंस वी कैन नॉट कंक्लूड दैट। They had seen others laughing at him and wanted to add to their joy by supporting him in this way. नहीं, they had seen others laughing at him, ठीक है, but they wanted to add to their joy. नहीं, उसमें वो सपोर्ट करने से जो है लाफ करने वाले फिर खुश कैसे होते हैं। So this is contradictory actually. The statement is contradictory, not going to be the answer. Okay. उसके अलावा अगर हम देखें, they had seen that he was a weakling and needed support. नॉट एक्चुअली बेसिकली, है ना। अगर देखा जाए दैट सीन दैट ही वाज अ वीकलिंग एंड नीडेड सपोर्ट, चलो इसको रख लेते हैं। दे रियलाइज द कंफर्ट ऑफ अ मैन फ्रॉम द प्लेन्स इन क्लाइंबिंग द हिल्स व्हिच दे कुड डू वेरी इजीली। नहीं, कंफर्ट नहीं, डिफिकल्टी थी, ठीक था। तो वी हैव बी एंड दे हैड सीन दैट ही वाज अ वीकलिंग एंड नहीं, वीकलिंग तो नहीं था क्योंकि उसने पहले तो बहुत अच्छा चढ़ा, तब पहला एज ए यंग यू कैन से फर्स्ट स्टेप जब रखा तब तो अच्छे से चढ़ा, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। वीकलिंग तो नहीं था और सपोर्ट की आवश्यकता वही नहीं, बस स्नो के टाइम उसके पैर फिसल रहे थे, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम। सो वी कांट से दैट ही वाज अ वीकलिंग। तो डेफिनेटली दिस इज द परफेक्ट चॉइस। दे रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ अ मैन फ्रॉम द प्लेन्स एंड क्लाइंबिंग अप द हिल्स व्हिच दे कुड डू वेरी इजीली, क्योंकि वो हिल फोक्स ही थे, तो डेफिनेटली हिल फोक्स होने के चलते वो वहीं के रहने वाले और वो ऐसा रोज करते ही होंगे या रेगुलरली करते होंगे। आंसर शुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द राइटर गॉट टायर्ड सून बिकॉज। अब राइटर टायर्ड हुआ, ऑल्दो जहां तक मुझे याद है टायर्ड की बात तो नहीं हुई थी क्या कहीं? इधर तो नहीं था, इधर भी नहीं था, यहाँ तो वो चढ़ ही रहा था। स्नो ऑल अराउंड अस बट द बॉय इन मी बाय देन वाज वंस अगेन लॉस्ट इनटू ऑब्लिवियन। हाँ, मतलब एक तरह से टायर्डनेस की तरफ चला गया था। I found myself lagging behind and often falling down on the soft snow due to soft foam rubber soles of my shoes. तो ठीक है, इस वे में अगर देखें राइटर got tired soon. The age prevented him from exerting himself for a long time in spite of his best spirit.
ठीक है, हिज एज प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एक्सर्टिंग हिमसेल्फ, नहीं द पॉइंट इज पहले वो अच्छे से चढ़ रहा था, बाद में प्रॉब्लम आई जब स्नो वाला पार्ट आया तब वो टायर्ड होने लगा या तब वो जो है नहीं चढ़ पा रहा था। तो बेस्ट स्पिरिट के बावजूद जो है वो एज प्रिवेंट कर रही थी, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, प्रॉब्लम वाज स्नो नॉट द एज। ओके, तो नॉट द एज, दिस कैन बी एलिमिनेटेड। ही हैड डिफिकल्टी इन वॉकिंग ऑन द स्नो, यस बिकॉज ऑफ हिज शूज, रबर शूज जिसमें सोल्स जो थे वो सॉफ्ट थे, तो पॉसिबल है ये। उसके अलावा क्लाइंबिंग का स्टीप एंड हार्ड रॉक वाज स्ट्रेनियस, नहीं वो तो इजीली उसने पार कर लिया था, जो उसने आप लिखा है फर्स्ट असेट में उसने कर लिया था। So that is why this also should not be the answer. What else do we have as the options? देखिए, falling behind the young climber dampened spirit and depressed him. Not depressed, but falling behind the young climbers dampened spirit. So what was अच्छा नहीं, इसके कारण कोई टायर्ड नहीं होगा, इसके कारण डिप्रेस डिमोटिवेटेड हो सकता है, टायर्ड इसलिए नहीं होगा कि जो है यंग क्लाइंबर से पीछे रह गया, नहीं टायर्ड किस कारण से हुआ, तो मोस्टली अभी तक तो यही होना चाहिए। देखें और क्या ऑप्शन, he had difficulty in walking on the water, water की बात ही नहीं हुई है, damn sure our answer should be number 2, he had difficulty in walking on the snow। Okay, what else do we have, देखें next question। So the next question is here which says what, the writer climbed the first ascent rather fast because the sight of so many youngsters infused a spirit in him which made him feel like a young man। yes possible है, sight of the sight of so many youngsters, but not just the sight of so many youngsters, अगर ऐसा कुछ होता तो साइट ऑफ सो मेनी यंगस्टर्स अप्रिशिएटिंग हिम इन्फ्यूज द स्पिरिट इन हिम व्हिच मेड हिम फील लाइक अ यंग मैन, तो पॉसिबल होता है। ठीक है, स्टिल मोस्ट प्रोबेबली काफी हद तक ये कवर कर रहा है, राइटर क्लाइंब द फर्स्ट असेंट रादर फास्ट, बट क्या रीजन था वैसे फास्ट क्लाइंब करने का, क्योंकि वो अपने आप को बच्चा बिल्कुल समझ रहा था ना। बट द मॉर्निंग ऑफ द एडवेंचर फाउंड द बॉय इन मी क्लाइंबिंग द फर्स्ट असेंट रादर स्टीप एंड हार्ड टू द अप्लॉज ऑफ ऑल एडेंस इज इन द ट्रूथ्स। ठीक है, देखते हैं और क्या है। He became competitive in the company of young boys and girls, नहीं young competitive की बात नहीं थी। Okay, so that is not the first ascent, इसलिए नहीं fast चढ़ा। He suddenly felt that he was still young, हो सकता है। The sight of so many youngsters reminded him of his younger days, okay, possible है ये भी। He suddenly felt that he was old, नहीं ये तो पक्का contradictory है, so this can be eliminated। Okay, opposite। So now we are left with 3 options. The sight of so many youngsters reminded him of his younger days. The sight of just a minute. The sight of so many youngsters infused a spirit in him, which made him feel like a young man. First ascent rather fast. He suddenly felt that he was still young. देखा जाए तो this is actually tricky and this can lead us to marking the answer incorrectly because 3 options है जो वैसे possible choices हो सकते हैं। अगर देखा जाए जो बोला है राइटर क्लाइंब द फर्स्ट असेंट रादर फास्ट, एक बार इसको और पढ़ते हैं, बट द मॉर्निंग ऑफ द एडवेंचर फाउंड द बॉय इन मी क्लाइंबिंग फर्स्ट असेंट रादर स्टीप एंड हार्ड टू द अप्लॉज ऑफ ऑल एडम्स एंड इज इन द ट्रूथ, मतलब कहीं ना कहीं वही बात है कि यंग वाली बात हो रही है कि मैं बिल्कुल बच्चा सा बन गया था। ठीक है, ये ट्रिकी हो सकता है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग ये मार्क करेंगे, कुछ लोग ये भी मार्क कर सकते हैं और कुछ लोग ये करेंगे, मोस्टली सेकंड और फोर्थ तो नहीं करेंगे, बट फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ इज पॉसिबल आंसर व्हिच मोस्ट ऑफ यू कैन मार्क। बट अगर देखा जाए साइट ऑफ मेनी यंगस्टर्स यहाँ पे अगर वो लिखना है तो इट शुड बी अपलॉडिंग हिम which infused the spirit in him which made him feel like a young man। Okay, the sight of so many youngsters reminded him again, okay, reminded him of his younger days, क्या वैसा है, ऐसा कुछ डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट यस ही सडनली फेल्ट, जब लिखा है द बॉय इन मी, हाँ, if we try to figure out the actual words that may lead us to marking the correct answer, found the boy in me climbing the first ascent। the boy in me मतलब क्या, मुझे अपने वही जो है यू कैन से मुझे मेरे अंदर का बच्चा जाग गया, यानी कि मेरे अंदर का वो जब बच्चा नहीं, यहाँ पे बेसिकली यंग जवान जो है जाग गया, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जिसके हिसाब से अगर हम चले सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर, आई थिंक प्रेफरेबल चॉइस होनी चाहिए सी। ओके, सी इज करेक्ट, ही सडनली फेल्ट दैट ही वाज स्टिल यंग, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना बेटर होता है इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ जहाँ मल्टीपल चीजें लग रही है वहां पे एक भी कोई चूज करना ज्यादा खतरनाक हो सकता है एज कम्पेयर टू मार्किंग द करेक्ट वन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आगे क्या लिखा है, तो नेक्स्ट है आगे, इवन एन ऑर्डिनरी एवरीडे एक्टिविटी में लीड टू एन इनसाइट इनटू, ये तो कहीं पढ़ा हुआ सेंटेंस लगा, साफ लिखा है इवन एन ऑर्डिनरी एवरीडे एक्टिविटी में लीड टू एन इनसाइट इनटू ह्यूमन नेचर
तो इनटू सोल, ह्यूमन नेचर, ऑब्लिवियन, एडवेंचर, एनवायरनमेंट। ह्यूमन नेचर इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत मतलब एविडेंट था, ऑब्वियस आंसर था ह्यूमन नेचर, और कोई ट्रिकी बात तो नहीं लग रही। एनवायरनमेंट हो नहीं सकता, एडवेंचर में लीड टू एन इंसाइट इनटू नहीं, वो भी नहीं, ऑब्लिवियन भी नहीं, सोल भी नहीं, तो ऐसे में देखा जाए ह्यूमन नेचर परफेक्ट है। ओके, next, we are tempted to assume that technological progress is real progress and that material success is the criterion of civilization. Okay, we are tempted to assume that technological progress जो है, हमें ऐसा टेम्प्ट किया जाता है ये assume करने के लिए कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ही रियल प्रोग्रेस है, मतलब जो टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस हो रही है वही रियल प्रोग्रेस है, एंड दैट मटेरियल सक्सेस इज द क्राइटेरियन ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, तो सिविलाइजेशन का क्राइटेरियन होता है ये मटेरियल सक्सेस। ओके, if the eastern people become fascinated by machines and techniques and use them as western nations do to build huge industrial organizations and large family establishments, they will get involved in power politics and drift into the danger of death। मतलब टेक्नोलॉजी में ज्यादा घुसना जो है खतरे वाली बात है, ऐसा बोल रहे हैं। अगर ईस्टर्न पीपल भी वैसे ही करते हैं वेस्टर्न की तरह उनको कॉपी करने के चक्कर में, तो गड़बड़ ही होनी है, पावर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे एंड डेंजर ऑफ डेथ बढ़ जाएगा। साइंटिफिक and technological civilization brings opportunities and great rewards but also great risks and temptation। तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन से नो डाउट एडवांसमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज आती है, रिवॉर्ड्स आते हैं, लेकिन उससे टेम्पटेशन और रिस्क बढ़ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नाइदर गुड नॉर बैड, दे आर नॉट टू बी टैबूड बट टेम्ड एंड असाइन देयर प्रॉपर प्लेस। ओके, तो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ना ही अच्छी होती है ना ही बुरी होती है, ठीक है, उसका यूज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। वही लिखा है, दे आर नॉट टू बी टैबूड, उसका टैबू भी नहीं बनाना है, और उसके बदले क्या करना है, उसको टेम करना है, मतलब अपने अनुसार बना लेना है, डोमेस्टिकेट कर लेना है, और उनको सही जगह सही रास्ता उनको हमें दिखाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हमें रास्ता दिखाने लगे, वही खतरनाक है। दे बिकम डेंजरस ओनली इफ दे बिकम आइडल्स। अगर उन्हीं पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए, अरे उसी तरह होना है, तो प्रॉब्लम है, तब तक नहीं है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। तो लिखा है फ्रॉम द पैसेज वन गैदर्स दैट द ईस्टर्न पीपल मस्ट बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ईस्टर्न पीपल को बोला है कि अगर वैसा ऐसा करेंगे वेस्टर्न वालों की तरह तो वो भी तबाह हो जाएंगे। तो बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऐसा नहीं कहा है। ओके, बी फैसिनेटेड बाय मशीन्स नहीं, ये भी मना ही किया है। अवॉइड बीइंग कंट्रोल्ड बाय मशीन्स एंड टेक्निक्स, यस डेफिनेटली दिस कैन बी द आंसर। एप्रिशिएट साइंटिफिक अचीवमेंट, भले वो करो लेकिन ये पॉइंट नहीं है मुद्दे की बात। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, गेट इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स नहीं, बोल रहे कि अगर वैसा किया तो ये लोग भी इसी तरह से हो जाएंगे पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। 100% श्योर, अवॉइड बीइंग कंट्रोल्ड बाय मशीन्स एंड टेक्निक्स, इसी के बारे में बताया गया है कि अगर ईस्टर्न पीपल भी ऐसा करते रहे वेस्टर्न की तरह तो वो भी जो है मशीन्स और उसी के बन जाएंगे, मतलब उनके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। तो आंसर शुड बी सी, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल ब्रिंग बेनिफिट्स टू नोबडी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, सबके लिए हेल्पफुल है। ओके, और ओनली ईस्टर्न कंट्रीज नहीं, ओनली वेस्टर्न कंट्रीज नहीं, और क्या है, पीपल इन पावर नहीं, कह रहे हैं कि अगर वैसा ऐसा किया तो वैसा जो है पीपल इन पावर, क्या था वो पीपल इन पावर, गेट इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स नहीं, वो भी नहीं है फिर तो। ऑल इफ टेम्ड प्रॉपरली, यस, सबके लिए हेल्पफुल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिखा है ना, दे आर नॉट बी टू बी टैबूड बट टेम्ड एंड असाइन्ड देयर प्रॉपर प्लेस, तो फिर ये सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है, नहीं तो डेंजरस हो जाएगा। तो it is helpful for all only if tamed properly। Okay, that's the answer। Next, and in fact the last question of this particular set, देखा जाए, लिखा है according to the author science and technology should be tabooed and eliminated from life। मना किया इस चीज के लिए, नहीं हो सकता। encouraged and liberally used, ये भी नहीं है, not this। used in a controlled and careful manner, yes, मान सकते हैं careful और controlled manner में use किया जाए तो ठीक है। extensively exploited for industrial production, no way। and what else, for material success नहीं, material success की भी बात नहीं है, definitely the answer is used in a controlled and careful manner। so based on this we can understand कि जो ये वाला सेट था that was comparatively देखा जाए तो easy था। फर्स्ट वाला जो सेट हमने देखा था, पहले आपने वो सेशन विजिट किए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो जाके देख सकते हैं। फर्स्ट वन वाज आल्सो इजी, एंड आगे के भी जो सेट्स हम डिस्कस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ में, तो उसमें भी आपको ये दिखेगा पेपर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, मतलब पर सेट हर सेट के हिसाब से वो चेंज होता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है।
So we have discussed all the questions and hopefully you have understood everything, each and everything in detail. With the help of origins as well, I have explained all the concepts so that idioms वगैरह का origin आपको पता रहे, so that आप किसी भी चीज में confused नहीं होंगे. So that's it from my side in this session. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं next session में. Till then keep watching and keep learning.